शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को आर्द्रा नक्षत्र भाग 2 के बारे में बताऊंगा। आर्द्रा नक्षत्र एक भाग बन चुका है, शायद आप देख लिए होंगे। नक्षत्र बहुत बड़े बड़े होते हैं और जब तक विस्तृत जानकारी न की जाए तब तक इसको समझना मुश्किल होता है और फिर इस पर फलित निकालना एकदम असंभव हो जाता है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो आपको पूरा उसका पार्ट समझना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि नक्षत्र पर हम फलित कैसे निकालते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को पूरा का पूरा हर पार्ट पर व्याख्या करने का। तो ये छठा नक्षत्र है। आज की विषय वस्तु में भी 12 पॉइंट हैं, पिछले विषय वस्तु में भी 12 पॉइंट थे, आज में भी 12 पॉइंट हैं। इधर एक डायग्राम बना है पद विचार का, जो कि 9वां पॉइंट है। पद विचार समझना कठिन होता है, इसको मैंने अलग से बनाया। इधर पिछले वीडियो का ही है, इसलिए है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है और आर्द्रा नक्षत्र है कहाँ, उसकी आकृति कैसी है, इसको देखने से दर्शक को या जो देख रहा है उसको समझ में आ जाता है कि है क्या चीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज पहले नंबर विषय वस्तु पर, अमृत घटी और विष घटी। हर नक्षत्रों की अपनी अपनी अमृत घटी होती है और विष घटी होती है। अमृत घटी विष घटी क्या मतलब होता है कि अगर आप उस घटी में काम करेंगे, अमृत घटी में, तो आपका काम और भी अच्छा होगा, और विष घटी में काम करेंगे तो आपका काम खराब होगा। जितना आपको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, भले वो नक्षत्र अच्छा है। अब अमृत घटी इस नक्षत्र की कब से कब होती है? 35 घटी से लेकर के 39 घटी तक होती है। अगर कोई नक्षत्र 60 घटी क्या है तब, अगर मान लो 58 का ही है, 55 का, इसे दिन की घटी से मतलब नहीं है या चंद्र घटी से मतलब नहीं है, न तो सौर घटी से मतलब है, इसका नक्षत्र घटी से ही इसका मतलब होता है। अगर 55 घटी क्या है तो उसमें 60 क्या भाग देंगे तो जो एक निकलेगा, एक निकलने के बाद फिर 35 का उसमें मल्टीप्लाई करके जितनी घटी आएगी उतना हम उसको जानेंगे कितने बजे से वो लगती है। तो अमृत घटी इसकी जो है 60 घटी के अंतर्गत जब हम उसको कन्वर्ट कर, 60 क्या है तो कोई बात नहीं, अगर 60 क्या नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो अमृत घटी क्या 35 घटी से लेकर के 39 घटी तक कोई हम काम करेंगे तो यह जो है हमारी अमृत घटी होगी। क्योंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन में भी नक्षत्र लग सकता है, रात 2 बजे लग सकता है, 1 बजे लग सकता है, शाम को लग सकता है, दोपहर में लग सकता है। तो जब वहाँ से देखिए कि उसकी 35 घटी कब से आई। आगे है विष घटी। विष घटी होती है 21 से लेकर के 25 तक। तो नक्षत्र जब से लगा, अगर 60 घटी क्या है तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसको कन्वर्ट करके नक्षत्र जब से लगा वहाँ से 21 तक देखिए, और 21 से 25 यानी 4 घटी तक। एक घटी होती है 24 मिनट का, तो कम 3 घंटे का जान लीजिए। 3 घंटे का ये जो है तो ये करीब 20 घटी आपका 21 से लेकर के 25 घटी तक होता है। और दूसरा पॉइंट है इसका राशिश। आर्द्रा नक्षत्र कौन सी राशि में आता है, उसका राशिश कौन सा है, माने उस राशि का मालिक कौन है, देवता कौन है, उस पर उसका प्रभाव रहता है। तो यह मिथुन राशि में, आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, जो कि तीसरी राशि होती है, मेष वृष मिथुन। इसका चिन्ह है जोड़ा। तो मिथुन राशि क्या देवता होता है? बुध।
अब इस राशि का आर्द्रा नक्षत्र से क्या मतलब होगा? जो आर्द्रा नक्षत्र का जातक या जातिका रहेगा उसके ऊपर बुध का भी प्रभाव रहेगा। बुध वाणी क्या कारक है, बुध पढ़ाई लिखाई क्या कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध कला का कारक है, तो उसके अंदर ये आर्द्रा नक्षत्र वाले के पास ये सब चीज़ रहेगी। अब अगला क्या है? अगला है आपका नाड़ी। नाड़ी जो है, नाड़ी, इसकी नाड़ी क्या होती है? इसकी नाड़ी है आदि नाड़ी। आदि नाड़ी कौन? 3 नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंत। आदि नाड़ी होती है आपकी वायु की नाड़ी। जो आर्द्रा नक्षत्र का रहेगा उसमें वायु की अधिकता रहती है, उसके अंदर वायु विकार ज़्यादा होते हैं। अब इसके जानने से क्या फायदा होगा कि आर्द्रा नक्षत्र वाले को उससे बचना पड़ेगा, वायु विकार की चीज़ों को खाने से बचना पड़ेगा। और क्या फायदा होगा? आदि नाड़ी वाला आदि नाड़ी वाले से शादी नहीं करेगा क्योंकि वो नाड़ी दोष आ जाएगा। विवाह में लापक में भी इसका काम आ जाएगा आर्द्रा नक्षत्र का। तो शायद आपको ये नाड़ी समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट है योनि। अब इसकी योनि क्या है? चौथा पॉइंट योनि है। योन इसकी है श्वान की। श्वान माने होता है कुत्ता। और भी क्या किसी नक्षत्र की योनि श्वान की है? मूल नक्षत्र की है। मूल नक्षत्र का भी योनि श्वान की होती, कुत्ते की होती है। अब जानने से क्या फायदा है? जानने से ये फायदा है कि आर्द्रा नक्षत्र का भी श्वान है और मूल नक्षत्र का भी श्वान है, तो दोनों में मित्रता होगी। अगर आर्द्रा नक्षत्र वाला मूल नक्षत्र वाले से शादी करे, विवाह करे, दोस्ती करे, तो बहुत गहरी मित्रता होगी, झगड़ा उसमें नहीं होगा। यही इसका फायदा है। पांचवा क्या है इसका? योनि बैर। इस आर्द्रा वाले का किससे दुश्मनी रहेगी? अब दुश्मनी क्या कालम है कि मृग से रहेगी। मृग जो हिरन होता है, तब क्या ये जंगल में जाएगा हिरन से दुश्मनी करने? नहीं। जिस राशि का, जिस नक्षत्र का योनि मृग होगी उसी से इससे दुश्मनी होगी। अब कौन सी राशि क्या है? ये अनुराधा और ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का योनि जो है मृग है। इन दोनों नक्षत्रों वालों से इसकी दुश्मनी होगी। अगर शादी विवाह करे या स्कूल में पढ़े लिखे या और भी कहीं रहे, अड़ोस में पड़ोस में रहे, घर में भी रहे, कहीं भी रहे, तो इन दोनों से, आर्द्रा नक्षत्र वाले से मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र वाले से अनुराधा और ज्येष्ठा, अनुराधा और ज्येष्ठा वालों से दुश्मनी होगी। योनि का वैर होगा। योनि क्या है? वैर माने दुश्मनी। अगला है त्रिदोष। छठा पॉइंट है त्रिदोष। जो हमारा आर्द्रा नक्षत्र है, त्रिदोष में कौन से दोष में? त्रि माने होता है 3, दोष माने होता है दोष। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। आयुर्वेद का फैक्टर है ये। आयुर्वेद में वात पित्त के आधार पर पूरा आयुर्वेद का सिस्टम टिका हुआ है, पूरी दवा टिकी हुई है और अनुसंधान टिका हुआ है, शोध उस पर टिका हुआ है। तो अनुराधा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र वाला का त्रिदोष में वायु है, इसके अंदर वायु विकार होगा और वायु विकार के कारण इसमें वायु की मात्रा ज़्यादा होगी। तो वायु की चीज़ें कम खाए, क्योंकि
ये आर्द्रा नक्षत्र आंधी तूफान गर्मी के बाद ये बारिश का प्रतीक है। आर्द्रा बारिश होती है, तो जब आंधी तूफान उसमें चली रहा है इसके पहले, मतलब उसके शरीर में आंधी तूफान मतलब वायु है। इससे हम ये निकालते भी हैं। और कहाँ से आया वायु? ये वायु उसी आंधी तूफान से आया। और कहाँ से आया? वायु के अभाव में तूफान नहीं चलेगा। अगर वायु ही नहीं है तो तूफान चलेगा ही नहीं। इसी से ये सिद्ध होता है कि आर्द्रा नक्षत्र का त्रिदोष जो है वायु है। तो इसको वायु की चीजों से दूर रहना चाहिए। 7वां पॉइंट है कुल गण। आर्द्रा नक्षत्र वाले का कुल गण क्या है? कुल मैं बोला हूं 3 होते हैं, कुल, अकुल, कुलाकुल। इसका मोस्टली पहले प्रयोग होता है युद्ध में होता था। युद्ध में देखा जाता था कि कुल नक्षत्र का है का कुल नक्षत्र का है, कुलाकुल का है। कुल का रहता था तो विजय नहीं प्राप्त कर पाता था। वो अपने कुल की मान मर्यादा रखता था, नए नए खोज नहीं करता था। अकुल में रहता था तो वो नया नया खोज करता था, कुल की परंपरा के अलावा नया नया करता था। अब कुल अकुल का रहता है तो सोचता है जाने दो, लड़ाई भिड़ाई नहीं होती, तो होती भी तो संधि हो जाती थी। तो अगर कुला कुल का है, कहीं अगर विवाद हुआ तो आर्द्रा नक्षत्र वाला है तो उसका समझौता होता है। वो झगड़ा तकरार करता तो है लेकिन समझौतावादी होता है, समझौता कर लेता है। आगे इसका आ गया पाया। पाया इसका क्या होता है? रजत पाया होता है, जिसको चांदी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 पाए होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। इसका रजत पाया होता है, यानी इसकी गोड़ी बहुत अच्छी होती है। जहाँ जाता है उसके यहाँ धन दौलत खाने पीने की कमी नहीं रहती, जहाँ भी ये जाएगा और रहेगा। इसलिए ये इसका सबसे बड़ा गुण है पाया का, आर्द्रा नक्षत्र वाले का। अगला है पद विचार। 9वां पॉइंट आया। पद विचार थोड़ा लंबा है, इसको मैं अलग लिखा हूं। पद विचार का एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। ये मिथुन राशि में आता है आर्द्रा नक्षत्र, और 6:40 से लेकर के 20 तक होता है। कोई भी राशि 30 अंश की होती है। हमारी बातें कुछ लोगों को कम समझ में आएंगी क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं को समझें। कोई भी एक राशि 30 अंश की होती है। 1 से लेकर के 6:40 तक ये दूसरी नक्षत्र है, इसके पहले वाला नक्षत्र है कि अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, वो मृगशिरा का होता है। और 6:40 से लेकर के 20 अंश तक ये होता है आर्द्रा नक्षत्र। एक एक नक्षत्र का एक एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। तो पहला चरण जो 3 अंश 20 कला का है, यानी 6:40 से लेके 10 तक। जब 60 हो जाता है तो 1 अंश बन जाता है, जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है। ऐसा नहीं कि 40 के बाद वो 60 हुआ 80 हुआ, ऐसा नहीं होता। तो इसका जो पद विचार में पहला चरण है, जो आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ, वो धनु राशि में जाता है। और धनु राशि के देवता होते हैं गुरु, बृहस्पति होते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इसको इतना जानने से, पहले चरण में गया, धनु राशि में गया, गुरु राशि से इसके हुए, इसके जानने से क्या महत्व, क्या फायदा? फायदा हमें यही है कि जो आर्द्रा नक्षत्र में पहले चरण में पैदा होगा, उसके ऊपर गुरु का भी प्रभाव रहेगा। यानी वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है, पढ़ने लिखने में भी रुचि रह सकता है, शास्त्रों का सम्मान भी कर सकता है। चूंकि इस पर जो पहले चरण में होंगे उस पर 3 देवता का प्रभाव रहेगा। एक तो राहु का रहेगा, राहु इसके नक्षत्रपति ही हैं। दूसरा मिथुन राशि क्या है, बुध का प्रभाव रहेगा। एक राहु का हुआ
दूसरा बुध का हुआ और तीसरा रुद्र का भी प्रभाव इस पर रहेगा, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता ही रुद्र हैं। और चौथा बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। किसी एक चरण में जाने पर चार चार देवताओं का प्रभाव रहता है। तो प्रभाव से फायदा क्या होता है कि चारों के गुण उसमें चले आते हैं। जो किसी भी नक्षत्र में पैदा होता है उसमें कम से कम चार देवता का प्रभाव रहता है। हम आपको सारे नक्षत्र के बारे में बताएंगे, लोग पढ़ते पढ़ते ऊब भी जाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में कोई दूसरा डालता हूँ, कोई दूसरा वीडियो, क्योंकि एक ही चीज़ लोग पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा थक जाए टाइप का जाते हैं, ऊब जाते हैं। लेकिन चूँकि अगर आपको विस्तृत अपना जानना है या किसी दूसरे का जानना है तो विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। तो आर्द्रा कोई भी एक चरण का होगा तो उस पर चार चार देवता रहेंगे। तो एक इस पर पहले चरण में एक राहु हुआ, दूसरा बुध हुआ, तीसरे रुद्र हुए, चौथे बृहस्पति हुए। यानी दो देवता इसके अच्छे होंगे, बुध और गुरु, और दो देवता राहु और रुद्र। राहु तो बहुत अच्छे नहीं हैं, रुद्र तो फिर भी गलत चीज़ों को समाप्त करते हैं, आसुरों को समाप्त करके, और उन्होंने देवताओं की स्थापना की थी, देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें जो ये जातक पैदा होगा वो गुरु का बहुत प्रभाव नहीं पाएगा, क्योंकि राहु भी है, उसका धर्म कर्म करेगा लेकिन वो कुछ दिखावटी भी कर सकता है, शास्त्र की बात मानेगा लेकिन शास्त्र की आलोचना भी कर सकता है, इस टाइप का है। और जो दूसरे चरण में पैदा हुआ यानी 10 से लेकर के 13-20 के अंतर्गत हुआ, उस पर किसका किसका प्रभाव रहेगा? उस पर तो राहु तो रहेंगे ही, रुद्र रहेंगे ही, बुध रहेंगे ही, तीनों तो रहेंगे। शनि का भी प्रभाव रहेगा उस पर, यानी उस पर तीन देवता जान लो अशुभ टाइप के हो जाएंगे। एक शनि भी हो जाएगा, एक राहु हो जाएंगे। रुद्र मान लो शिव के अवतार हैं, उसको हम अशुभ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कर्म में वो जो है नष्ट करने की भी बातें हैं, वो जो है नुकसान नष्ट भी करते हैं, लेकिन अच्छाई की स्थापना के लिए गलत चीज़ों को नष्ट करते हैं। तो इसमें दो देवता कम से कम शनि और राहु, दो का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। तो जो दूसरे चरण में पैदा होगा उसके अंदर अच्छाई कम होगी, क्योंकि बुध का ये स्वभाव है। बुध का अपना कोई अकेले हैं तो ठीक है, लेकिन और कोई लोगों के साथ हैं तो जिसके साथ रहते हैं वैसे उनका नेचर हो जाता है। बुध नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग होने के नाते जिसके साथ रहता है वैसा नेचर हो जाता है। तो दूसरे चरण में पैदा होने का स्वभाव और कार्य की शैली बहुत अच्छी नहीं होगी। अब आ गया तीसरा चरण, पद विचार के अंतर्गत चल रहा। जो कोई जातक तीसरे चरण में पैदा हुआ उसका क्या होगा? उसका भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका भी शनि देवता है और इसके भी शनि देवता, मकर और कुंभ दोनों राशि के देवता शनि ही होते हैं। तो दूसरा और तीसरा चरण में जो भी जातक पैदा होगा, जो दूसरे चरण का स्वभाव रहेगा वही तीसरे चरण वाले का भी स्वभाव रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी राहु रहेंगे, शनि रहेंगे, बुध रहेंगे, रुद्र रहेंगे। चार देवता का प्रभाव तीसरे चरण वाले के ऊपर भी रहेगा। अब आ गया चौथा चरण। चौथा चरण ये क्या कहा जाता है 1640 से 20 तक हुआ, क्योंकि 3-20 उधर हुआ, 1640 से 20 तक अंश तक आएगा। तो ये मीन राशि में जाएगा। इसका नवांश, ये नवांश की कुंडली के अंतर्गत ये आता है। उत्तर भारत में तो कम है, दक्षिण भारत में बिना नवमांश कुंडली के कोई व्याख्या कुंडली की होती ही नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा परफेक्ट जानकारी मिलती है। तो ये नवमांश कुंडली के अंतर्गत जब हम देखेंगे इसका चौथा नवमांश,
और चौथे नवमांश में जो नवांश में आर्द्रा नक्षत्र वाला पैदा हुआ तो उसके पास जो 4 देवता आए, जैसे पहले चरण वाला था 4 देवता में गुरु थे, क्योंकि 2 में गुरु हैं 2 में शनि है, तो जैसे पहले चरण वाला था वैसा ही चौथे चरण वाले का भी नेचर होगा, उसका स्वभाव वैसा होगा, क्योंकि इसके पास गुरु हैं, बुध हैं, रुद्र हैं और राहु है। तो राहु के नाते थोड़ा काम बिगड़ता है, क्योंकि राहु मतिभ्रम करता है, हमारी बुद्धि को घुमाता है, क्योंकि राहु के पास सिर ही नहीं है, उसका सिर काट दिया गया है, तो बिना दिमाग के काम करता है, काम करवाता है, करता क्या काम करवाता है। तो इसलिए ये जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होता है कि गुरु और बुध तो ठीक है अच्छाई कराएंगे, कुछ अच्छाई रहेगी, लेकिन राहु उसमें कुछ गड़बड़ काम करेगा। तो शायद आपको पद विचार समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है जाति। जाति ये आपका 10वां पॉइंट है। ये आपकी जाति क्या कालम है। अब इस आर्द्रा नक्षत्र वालों की जाति क्या है? इसकी जाति है कसाई। कसाई क्यों इसको कहा गया? क्योंकि ये रुद्र के नाते कहा गया। रुद्र भगवान राक्षसों का संहार करते हैं, तो कसाई भी संहार ही करता है, यद्यपि अच्छाई के लिए करते हैं। तो इसमें जो घर का कचरा है, गली कूचे का कचरा है, उसको साफ सफाई किया जाता है, तो काम तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो वही सब काम करने के नाते ये वो अनुपयोगी वस्तुओं को हटाना, कचरा साफ करना और गंदगी साफ करना, ये सब चीज़ों के नाते इसका जात जो है कसाई रखा गया। यानी जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होगा उसकी जात कसाई मान ली जाती है। काम तो अच्छा करता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में उसको कसाई कहा गया है। अब इसका 11वां पॉइंट है लिंग। लिंग इसका क्या है? 11वां लिंग इसका है स्त्रीलिंग। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होता है उसका लिंग जो है स्त्रीलिंग होता है। उसमें स्त्रीत्व के गुण रहते हैं, साफ सफाई का गुण रहेगा और कुछ विचार मंथन का भी गुण रहेगा, मैनेजमेंट का गुण रहेगा। तो इस प्रकार का, जैसे घर का मैनेजमेंट महिलाएं कर लेती हैं, देखभाल कर लेती हैं, वैसे आर्द्रा नक्षत्र वालों के पास ये गुण रहेंगे। अब आ गया 12वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसका अंग क्या है। आर्द्रा नक्षत्र में जो पैदा हुआ इन चारों चरणों का किस अंग से हम जानेंगे। अब इसका अंग क्या है? ये गला, और क्या है? ये दोनों भुजाएं, और ये कंधे, और ये कान। गला, भुजाएं, कंधे और कान, ये इसके अंग माने गए हैं। अब इसका अंग पढ़ने से क्या फायदा है? हम क्यों जाने इसका अंग? इसका अंग पढ़ने से यही फायदा है कि जब आर्द्रा नक्षत्र कुंडली में खराब रहता है, उसके जिस राशि में बैठा है वो राशि पर गलत ग्रह बैठे हैं, या गलत ग्रह उसको देख रहे हैं, या दुख भाव में बैठा हुआ वो ग्रह, या वो नीच का होके बैठा हुआ है, बहुत सारी बातें होती हैं उसको खराब करने की। तो जब वो खराब होगा तो उसको गलगंड रोग हो जाएगा, या उसके कान पर रोग होंगे, सूखी खांसी आ सकती है, उसको अस्थमा रोग हो सकता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है, और उसके कान के भी रोग हो सकते हैं। तो शायद आपको ये आर्द्रा नक्षत्र के ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी का विराम लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।